देखिए, ये तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित बयान है। कांग्रेस ने अपने नायकों को खुद खोने का काम किया है। अगर हम देखें तो आज किसी भी कांग्रेस के नेता की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण या कई मामलों में वो महात्मा गांधी का भी नाम लेना जरूरी नहीं समझते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इर्द गिर्द कांग्रेस का इतिहास समेटने का काम करती रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ये एक समृद्ध परंपरा है जहां कई ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा समय समय पर न केवल उनका स्मरण किया जाता है, उनके जरिए कार्यकर्ताओं को उनकी राह पर चलने की नसीहत और सीख भी दी जाती है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कई सारे चीज़ों पे जो है उन्होंने कहा है, अरावली का चाहे मामला हो या फिर समाज को बांटने को लेकर के भाजपा को टारगेट किया है और साफ तौर पर कहा है कि भाजपा जाए तो हर समाज बराबरी से सम्मान पाए। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, एक बात तो साफ है कि जो समाजवादी पार्टी के शासन के जो कालखंड का उत्तर प्रदेश है, उन्होंने कोई ऐसा शानदार काम नहीं किया जिसकी वजह से वो अपनी पीठ थपथपा सकेंगे। अरावली को लेकर के भूपेंद्र यादव ने काफी विस्तार के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी चर्चा की, ताज़ा जो गाइडलाइंस हैं उसकी भी चर्चा की और कई तथ्यों पर जो भ्रम पैदा करने की कोशिशें हुई हैं उस पर भी दो टूक शब्दों में कहा कि आज 0.19% ही अरावली की पर्वत श्रृंखला का माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नए माइनिंग के लाइसेंसेस नहीं दिए जा रहे हैं। जो पहले से लाइसेंसेस हैं उनको भी सख्ती के साथ नियमों का पालन करने के लिए उन्हें निर्देश दिया गया है। दूसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों की भी पालन किए जाने के संबंध में उन्होंने बातें कही हैं। और जहाँ तक समाज को बांटने का सवाल है, तो जो राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी विशेषकर मैं कहूँगा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब ने जो कुछ भी अतीत में किया है उसके बाद कुछ भी उनके लिए कहने को बचा नहीं है। लेकिन भारत के विविधताओं को एनडीए की सरकार ने स्वीकारा और उसके अनुरूप उनका न केवल नेतृत्व का जो समूह है उसमें उसका प्रतिनिधित्व दिखता है, बल्कि उनके फैसलों से भी जो भारत के अंदर बहुधार्मिक, लैंगिक, बहुभाषाई जो एक विविधता है उसका समावेश भी उन्होंने बेहतर तरीके से किया है। अच्छा, लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं बांग्लादेश में जो मामला चल रहा है? विपक्ष ये भी कह रहा है कि भारत सरकार को इस पर जो है कॉग्निजेंस लेना चाहिए, सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या कहिएगा? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। जिस तरह से लोमहर्षक तरीके से दीपू चंद्र दास की बेरहमी से मॉब लिंचिंग हुई, वहाँ धर्म स्थलों पर हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो डरे हुए हैं और लगातार उन्हें ये आशंकाएं सता रही हैं कि चुनाव के पहले वहाँ ऐसी घटनाएं और तेजी से बढ़ती जाएंगी, इसलिए कि यूनूस सरकार एक कठपुतली सरकार के तौर पर साबित हुई है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर अपनी न केवल चिंताएं जाहिर की हैं, उन्होंने कुछ कड़े सवाल भी पूछे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं।
मैं भी वैश्विक बिरादरी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि बांग्लादेश की घटनाओं को मानवाधिकारों के हनन की दृष्टि से गंभीर माना जाए और वहाँ कठोरतम जो मध्यस्थता के जरिए कठोरतम कार्रवाइयाँ हो सकती हैं उसको कराए जाने की ज़रूरत है। अच्छा, आरजेडी ने उन्होंने कहा है, आरजेडी ने ट्वीट के जरिए से कहा है कि बिहार में जो है वो भ्रष्टाचारी सरकार है, 20 सालों से सिर्फ कमीशन लेने का काम किया जा रहा है सरकार के जरिए से, क्या कहिए इस पर? अब तो जनता ने ताज़ा जनादेश भी दे दिया है, आरजेडी का सुपड़ा ही साफ हो गया। अब बहुत मुश्किल से तेजस्वी जी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बच गई है और इसी तरह के अगर झूठे बेबुनियाद आरोप लगाते रहे तो आने वाले समय में इनकी संख्या घटकर 5 भी नहीं रह पाएगी। वैसे ताज़ा सदस्यों में भी छटपटाहट है, उनके अंदर एक बड़ी टूट की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता है और इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्वतः उनकी पार्टी एक बड़े विभाजन की ओर बढ़ रही है। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति या उनकी गुमशुदगी, उससे भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वो पार्टी चला नहीं पा रहे हैं और उनकी पार्टी एक बड़े बिखराव के कगार पर खड़ी है। समस्तीपुर में जो भाजपा नेता है उसको लेकर के भी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार में एकदम खराब हालत में है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, घटनाएं पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन घटना कल घटी, तुरंत वहाँ एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचने का काम किया, वहाँ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है, एसआईटी बना दी गई है और इतनी बात तय है कि ये जो लोग भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं उनके लिए बचने की कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है। कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करना बिहार पुलिस का संकल्प है और इस मामले में वो दिखेगा। अच्छा, लगातार जो है विपक्ष जो है सुशासन के नाम पे सरकार को घेरता रहा है, हमेशा कहता रहा है कि सरकार सुशासन का जो दावा करती रही है उसमें फेल होते हुए कहीं ना कहीं नजर आती रही है, क्या कहिएगा आप इस पर? देखिए, मुझे लगता है जनादेश का मर्म जरूर उन्हें समझना चाहिए। ये आरोप तो पूरे चुनाव वो लगाते रहे, लेकिन जनता ने इन आरोपों को खारिज किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है। अभी तो चंद दिन हुए हैं और सुशासन का जो ये मॉडल है, इस पर बिहार की जनता का भरोसा पिछले 2 दशक से है और आने वाले 5 वर्षों में इस भरोसे की वजह से नीतीश कुमार जी को ये शक्ति मिली है कि हम आरोपों प्रत्यारोपों के बजाय कुछ करके दिखाएं। बिहार को देश के 5 सबसे ऐसे राज्यों की 5 में हम खड़ा करना चाहते हैं जो विकास के सारे मानदंडों को पूरा कर सके और इस दृष्टि से रोजगार, नौकरियां, आधारभूत संरचना, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, ये सभी फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। इन फैसलों के क्रियान्वयन के लिए लगातार अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बैठकें हो रही हैं।